क्यों नहीं जोड़ा जाता? रिटायरमेंट एक दिमागी दशा या सिर्फ नौकरी की व्यवस्था का हिस्सा? क्या भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का समय आ गया है? समाज से जो पाया उसे लौटाना है, रिटायरमेंट के बाद भी चलते जाना है। रिटायरमेंट एक सोच। देखिए अनुराधा प्रसाद के साथ भारत एक सोच, रात 8:56 पर। क्या 60 साल की उम्र के बाद इंसान काम लायक नहीं रहता? क्या रिटायरमेंट के बाद दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है? रिटायर्ड कर्मचारियों को राष्ट्र निर्माण के मिशन में क्यों नहीं जोड़ा जाता? रिटायरमेंट एक दिमागी दशा या सिर्फ नौकरी की व्यवस्था का हिस्सा? क्या भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का समय आ गया है? समाज से जो पाया उसे लौटाना है, रिटायरमेंट के बाद भी चलते जाना है। रिटायरमेंट एक सोच। देखिए अनुराधा प्रसाद के साथ भारत एक सोच, रात 8:56 पर। क्या 60 साल की उम्र के बाद इंसान काम लायक नहीं रहता? क्या रिटायरमेंट के बाद दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है? रिटायर्ड कर्मचारियों को राष्ट्र निर्माण के मिशन में क्यों नहीं जोड़ा जाता? रिटायरमेंट एक दिमागी दशा या सिर्फ नौकरी की व्यवस्था का हिस्सा? क्या भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का समय आ गया है? समाज से जो पाया उसे लौटाना है, रिटायरमेंट के बाद भी चलते जाना है। रिटायरमेंट एक सोच। देखिए अनुराधा प्रसाद के साथ भारत एक सोच, रात 8:56 पर। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात होगी देश के संविधान की, जिस पर एक बार फिर वो 2024 वाला पॉलिटिकल बैटल यानी राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया है और एक नैरेटिव फिर से वही बनाने की कोशिश है जो 2024 में आपने देखा होगा। राहुल गांधी लेकर घूमते थे संविधान की वो छोटे वाली प्रति कि बीजेपी अगर आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और फिर इसके आगे की लकीर जो है वो ये कि भारत को हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष हटा दिया जाएगा और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। बहुत सारे बयान तल्खी भरे और गंभीर टिप्पणियां लगातार सामने आई विपक्ष के नेताओं की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का जो मुखौटा है, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इन्हें चुभता है। एक नैरेटिव फिर से बनाने की कोशिश है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए क्योंकि ये बहुजनों और गरीबों से उनका अधिकार छीनकर फिर उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 2 दिन पहले कहा, खुलकर वो यहां तो कुछ और बात चलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन लालू यादव ने फुल स्टॉप लगाया अपनी गाड़ी पर आरक्षण पर पहुंचकर। देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी देखें। तो फिर जब हिम्मत ही नहीं है तो ये पूरा क्या एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने आज कहा, जो लोग संविधान और आरक्षण के खिलाफ हैं वो वोट बैंक के डर की वजह से आरक्षण खत्म करने की बात तो सीधे सीधे नहीं कहते और इसीलिए समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की बात करते हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बयान देते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये लड़ाई तो दरअसल 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल पुरानी है, जिस पर लोकसभा चुनाव लड़े गए और लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव चला, घर घर तक पहुंचा और बीजेपी कहां तो 370 पार और 400 पार की बात करती थी, 240 पर आकर सिमट गई। इस पर एक लिटमस टेस्ट हो गया। तो आप कहेंगे कि दोबारा ये बात कहां से निकली, क्यों निकली?
और ये बात इसलिए निकली कि एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार और कई बयान सामने आए। अभी इन्हीं 2 दिनों के वक्फे में सबसे पहले संघ ने हुंकार भरी, सर कार्यवाह हैं संघ के दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने आपातकाल को ग्राउंड बनाया, इमरजेंसी को, जो 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी कि आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म प्रस्तावना में पहले नहीं थे और इन 2 शब्दों को हटाने का प्रयत्न नहीं हुआ। चर्चा बहुत हुई, प्रयास नहीं हुआ दोनों शब्दों को हटाने का, और क्या ये दोनों शब्द प्रस्तावना में रहने चाहिए, इस पर विचार हो। यानी खुलकर कहते दिखे दत्तात्रेय होसबोले कि इन शब्दों की जरूरत नहीं है, ना समाजवाद की और ना धर्मनिरपेक्षता की, जिसे हम ताल ठोक कर कहते हैं कि संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। सबको बराबरी का मौका मिले और किसी एक धर्म के साथ राज्य खड़ा हुआ नजर ना आए, स्टेट नेशन। उन्होंने खुलकर कहा कि इन दोनों शब्दों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रेमबल में नहीं थे। उसके बाद बयान आया जगदीप धनखड़ का, देश के उपराष्ट्रपति का। ये और महत्वपूर्ण बयान इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने इन दोनों शब्दों को कह दिया नासूर हैं कि ये तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़े गए थे आपातकाल के दौर में, और आज की तारीख में सनातन की भावना के खिलाफ हैं दोनों शब्द और नासूर हैं, नासूर बन गए। अब नासूर किसको कहते हैं? एक ऐसा जख्म जो सड़ जाए, जो लाइलाज हो जाए और जो सड़ते 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 नासूर बन जाए, उसका वो उपमा दे रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। तो दोनों शब्द नासूर बन गए। अब यहां तक भी ठीक है, लेकिन इसके बाद ये दरअसल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संसद, माफ कीजिए, संघ का जो स्टैंड है वो आज से नहीं, कई सौ बरसों से, जब से संघ की स्थापना हुई 1925 से, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर स्टैंड है। इसलिए इस पर बहस थोड़ी पुरानी भी कई बार लगती है। भाई इसमें देयर इज नो इफ एंड बट। मैं एक इंटरव्यू का आपके सामने जिक्र करूंगी। ये इंटरव्यू दिया था 2001 में। उस वक्त के सरसंघ चालक, आरएसएस चीफ, जिस पद पर आज मोहन भागवत हैं, उस वक्त के सुदर्शन थे आरएसएस चीफ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें लाउड एंड क्लियर बहुत सारी बातों का जवाब आपको आज मिलेगा। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, संघ संविधान को मानता है नहीं मानता, आरक्षण को मानता है नहीं मानता, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहता है नहीं बढ़ना चाहता। ये हूबहू आपके सामने जो मैं इंटरव्यू रखने वाली हूं उसमें सवाल पूछा गया के सुदर्शन से, जिसमें बहुत सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले। भारत का संविधान भारत की संस्कृति के लिए विदेशी है। यह संविधान राष्ट्र के मूल चरित्र को प्रतिबिंबित नहीं करता। विदेशी है भारत का संविधान, भारत के चरित्र के हिसाब से। संविधान की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, यह एक स्टैंड है के सुदर्शन का। हिंदू राष्ट्र है भारत, परिभाषा के अनुसार भी, संस्कृति के अनुसार भी हिंदू राष्ट्र है, और भारत की संस्कृति जो है वो हिंदू राष्ट्र की संस्कृति है। एक चीज और क्लियर की के सुदर्शन ने कि संस्कृति दरअसल बहुसंख्यकों की होती है। जो मेजॉरिटी में लोग हैं, यानी कि हिंदू जो लोग हैं, उन्हीं की संस्कृति से राष्ट्र की संस्कृति तय हो गई। और एक और बात कही उन्होंने, जिस आरक्षण को लेकर बड़ा सिर फुटव्वल होता है कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण विरोधी हैं, उसको लेकर के सुदर्शन ने क्या कहा कि यहां ना कोई पिछड़ा है, ना कोई अल्पसंख्यक है, किसी के विशेष अधिकार नहीं है। और गोलवलकर भी ऐसा कह चुके हैं बंच ऑफ थॉट्स में, आरएसएस प्रमुख उस वक्त के, कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपना कह दे। तो दिस इज लाउड एंड क्लियर कि संघ की जो लाइन है वो क्या है। अब लेकिन सरकार इससे परहेज करती है क्योंकि राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन में भिन्नता है, फर्क है। और यही बात के सुदर्शन से जब पूछी गई कि भाई बीजेपी इसे अपनाती हुई क्यों नहीं दिखती, तो उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं, बीजेपी वो समझौते करती है। बीजेपी ने 1998 में भी समझौता किया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन आज की तारीख में इस पर चर्चा करनी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि तीन बड़े मंत्री सरकार के सामने आ गए संघ की बिल्कुल एब्सोल्यूट लाइन पर। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मूल संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है ये समाजवाद और सोशलिज्म।
भारतीय संस्कृति का मूल जो है सर्वधर्म संभाव है, ना कि धर्मनिरपेक्षता। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने पर भी चर्चा होनी चाहिए और समाजवाद की भी कोई जरूरत नहीं है, खुलकर कह दिया शिवराज सिंह चौहान ने। अब मेरे सारे दर्शकों को मैं ये बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, वो सरकार के ग्रीन सिग्नल के बगैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बगैर इतनी बड़ी लाइन लेते हुए दिख रहे हैं क्या? तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा ना समाजवाद की जरूरत है और ना ही सेक्युलरिज्म की यानी धर्मनिरपेक्षता की जरूरत है। तो अगर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है तो क्या हम एक धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने वाले हैं क्या? ये सवाल वाजिब उठता है। और जितेंद्र सिंह एक और कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसने अपनी सोच के साथ इन शब्दों को जोड़ दिया। पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग का समर्थन करते हैं क्या आप? तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि कौन नहीं करना चाहता, हर सही सोच वाला नागरिक इसका समर्थन करेगा। और अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं देश के, वो ढके दबे शब्दों में कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इमरजेंसी के वक्त संविधान के साथ खिलवाड़ किया, यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द जुड़ जाना और समाजवाद शब्द जुड़ जाना संविधान के साथ धोखा है, गलत है। अब जब बीजेपी की मंत्री भी ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं खुले तौर पर, तो सवाल यह उठता है कि बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 2015 में इसी का खामियाजा मोहन भागवत ने जो बयान दिया था, बिहार की ही सरजमीन पर कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और सिमटकर बीजेपी रह गई थी मात्र 54 सीटों पर। अब बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर न सिर्फ संघ, न सिर्फ उपराष्ट्रपति, बल्कि बीजेपी के नेता भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर दिन एक नया बयान सामने आ जाता है। और कमाल इस बात का है कि नीतीश कुमार जो एनडीए खेमे में हैं और समाजवाद के बड़े पुरोधा हैं, जेपी आंदोलन से निकले समाजवादी नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके अभी कर्ता धर्ता चिराग पासवान है, बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं, वो सब इस पर इतनी खामोशी ओढ़े हुए हैं कि उनकी खामोशी समझ से परे है। और इसी पर क्या बिहार चुनाव में अब दम ठोका जाएगा और 2015 रिपीट होता दिखेगा? और क्या ये सोच समझ लिया गया है, फायदा नफा नुकसान? बयान सुनाती हूं आपको, आज किस किस तरीके के बयान सामने आए। We are as a matter of fact by these flash of words added during darkest period of constitution emergency, darkest period for the constitution of the country. These words have been added as Nasur. These words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the constitution. सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। ये तमाम लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो सीधा सीधा वोट के डर की वजह से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए जब सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ना समाजवाद की जरूरत है और ना धर्मनिरपेक्षता की जरूरत है। अब ये इंडिकेशन दरअसल किस तरफ ले जाकर राजनीति को खड़ा करेंगे, ये है लाख टके का सवाल। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, नासूर, संघ के साथ सरकार को भी मंजूर। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, संविधान पर बार बार प्रहार 2015 दोहराएगा बिहार। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं, बड़े समाजवाद के पुरोधा, एलजेपी आर
रामविलास पासवान की जो पार्टी है उससे ताल्लुक रखते हैं। निशांत आनंद मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आज अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी। और मेरे साथ बहुत लिटरेट लर्नेड प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए। संघ के विचारक हैं और बहुत बारीकी से संघ को समझते हैं। अलावा इसके विनोद अग्निहोत्री देश के वरिष्ठ गणमान्य पत्रकारों में उनका नाम शुमार होता है, वो भी बड़े लंबे वक्त बाद आज सबसे बड़ा सवाल के पैनल पर हैं। और मेरे साथ राज्यसभा सांसद आरजेडी के वन ऑफ द वेरी लिटरेट पार्लियामेंटेरियन मनोज झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं शुरुआत मनोज जी आप ही से कर लेती हूं। बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान विपक्ष की तरफ से सामने आ गए। जातिवादी संगठन, नफरती संगठन, आरएसएस, बीजेपी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण हटा देंगे। 11 साल से फुल फ्लेजेड सरकार है बीजेपी की केंद्र में, संविधान पर आज तक कोई आंच आती तो दिखी नहीं। ये पॉलिटिकली सूट करता है क्या? जितना नैरेटिव ऊपर चढ़ेगा उतना विपक्ष को भी फायदा होता दिखेगा? नहीं, गरिमा जी शुक्रिया। तमाम को पैनलिस्ट जो मेरे हैं सबको प्रणाम। आपका नाम भी गरिमा है, तो मैं चाहूंगा कि उसी संदर्भ में हम लोग गरिमा के साथ बातचीत करें। और मेरा मानना है कि मैं इसको पॉलिटिकल कि किसका ग्राफ ऊपर जाएगा किसका ग्राफ नीचे आएगा उससे नहीं जोड़ूंगा। मैं 2-3 चीजें अपनी समझ जो मेरी है, क्योंकि सांसद बनने से कई वर्ष पूर्व मुझे लगा था कि देश में ऐसा दौर आ रहा है कि मुझे संविधान सभा की बैठकों को पढ़ना चाहिए। संविधान सभा की पूरी बैठक, अभी भी मैं कैमरा नहीं कह सकता, यहां मेरे पीछे ही पड़ी है, मैं हर वक्त उसमें जाता हूं, क्योंकि संविधान बनने की कथा वही है। अब देखिए क्या चीज है कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है की आर्टिकल और एक होता है प्रीएम्बल। की आर्टिकल अगर आप देखें कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सेक्युलरिज्म की दुनिया में कोई भी देश जितनी तस्दीक करेगा उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा खूबसूरत तस्दीक करने वाले आर्टिकल हैं। इमरजेंसी नहीं लगी थी, 73 में केशवानंद भारती जजमेंट आया और सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया। 94 में एसआर बोम्मई और कई और जजमेंट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, सेक्युलरिज्म से चलिए थोड़ी कहानी सोशलिज्म के साथ ले जाएं, जिसका सामाजिक न्याय के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। आर्टिकल 31 क्लॉज 1, 32 इनइक्वालिटी इनकम, आर्टिकल 39 ABC कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क, आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। ये दुनिया के किसी भी दस्तावेज से ज्यादा रेडिकल है अबाउट सोशलिज्म। अब मैं क्या महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो मेरे तमाम पैनलिस्ट जानते हैं। समाजवाद का सामाजिक न्याय से अन्योन्याश्रय संबंध है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें बिसराना नहीं चाहिए कि 44th अमेंडमेंट जब जनता पार्टी की सरकार बनी, 76 में ये 42nd अमेंडमेंट हुआ, कई सारे अमेंडमेंट को निरस्त किया गया, लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता वाले अमेंडमेंट को नहीं छुआ गया, क्योंकि पाया गया कि की आर्टिकल के स्पिरिट का इंसर्शन कब हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारी धमनियों में है। तो सर जब ये ऑलरेडी संविधान की आत्मा में है, मैंने कल परसों भी जब चर्चा की थी तो 25, 26, 27, 28 ये 4 अनुच्छेद तो स्पेशली मेंशन करते हैं कि हम सेक्युलर मुल्क हैं, हम सोशलिस्ट मुल्क हैं। उसके सारे अनुच्छेद आपने पढ़कर मुझे सुना दिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट है संविधान की आत्मा में। तो प्रीएम्बल से अगर हट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और प्रीएम्बल में जोड़ना भी क्या गैर जरूरी था क्या? नहीं, फर्क पड़ता है। मैं आपको इसलिए बताता हूं, हर देश के कालखंड में एक ऐसा क्षण आता है कि जिन चीजों को पहले आप समझते थे कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, लोग उसी स्वरूप में देखा करेंगे। कई बार आपको रीअफॉर्म करना पड़ता है, रीइंस्टेट करना पड़ता है, खास करके उस दौर में। मैं आपके समक्ष एक बात रखता हूं, एक किताब जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2015 के चुनाव में बहुत जिक्र किया, बंच ऑफ थॉट। अब वो आउट ऑफ प्रिंट कर दी गई है क्योंकि हमारे संघ के लोगों, भाजपा के लोगों को भी वो असहज करता था। उसमें क्या चीजें थी,
अंबेडकर साहब के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां, संविधान को लेकर के अशोभनीय टिप्पणियां, और कि दलितों का मंदिर प्रवेश होने से अगर आक्रोश होता है तो वो स्वाभाविक है। तो मैं समझता हूं एक झटके में आपने गांधी और अंबेडकर की विरासत को खारिज करके सर, लेकिन आप ही के सबसे बड़े नेता का बयान है, लालू प्रसाद यादव का, कि आरक्षण को और संविधान को आंख उठाकर देख लें, ऐसी हिम्मत नहीं है ना आरएसएस में ना बीजेपी में। जब मुतमईन है लालू प्रसाद यादव, जब मुतमईन है लालू प्रसाद यादव की कुछ हो ही नहीं सकता, तो सर ये पॉलिटिकल नैरेटिव ही बनाना हुआ ना। नहीं गरिमा जी, हम एक विचित्र दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर ऐसा है कि ये पार्टी तालाब में कंकड़ डालती है और टेस्ट करती है अच्छा कि क्या ट्रैक्शन मिल रहा है। अगर ट्रैक्शन मिल रहा है तो गो अहेड। और ये संदर्भ मेरे लिए आपके समक्ष रखना जरूरी था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए 400 पार संविधान बदल के रख देंगे, ये कोई अरा गहरा व्यक्ति नहीं बोल रहा था। रिस्पॉन्सिबल पीपल वेयर मेकिंग स्टेटमेंट। कास्ट सेंसस की जब बात तेजस्वी जी करें, राहुल जी करें, स्टालिन साहब करें, द काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ रिडिक्यूल इंप्लॉयड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और किसी की बात भी नहीं करूंगा, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि आप, लेकिन जब आपको लगा कि इसके पीछे आकर्षण आ रहा है तो आप रिलक्टेंटली तैयार हो गए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आरएसएस को ये तय करना है कि इस देश में जो, देखिए अब सेक्युलर और सोशलिस्ट, और जो मैंने कहा सोशलिज्म के साथ सामाजिक न्याय का रिश्ता है, इस रिश्ते को जो नहीं समझता है, मैं समझता हूं ये मूर्खता कर रहे हैं। और सर आप ये समझते हैं कि बिहार की धरती पर जिस चीज का ट्रायल हो चुका हो 2015 में 54 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत के बयान के बाद कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और मोहन भागवत को ये कहना पड़ा कि 2000 साल अगर वो प्रताड़ित रहे हैं तो हम 200 साल अगर समझौता कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी बिहार के चुनाव से पहले बीजेपी फिर ये सेल्फ गोल करती दिखेगी। गरिमा जी देखिए, ये सेल्फ गोल हम आप नैरेटिव दे रहे हैं। ये जब ये प्रपोज करते हैं इस तरह की चीजें तो ये सेल्फ गोल के लिए नहीं करते। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इनके मानस में अभी भी स्वीकारोक्ति नहीं है। अभी भी जब ये कह रहे हैं ना कि सामाजिक न्याय के लिए, आज तक मैंने किसी संघ के आदमी को, बीजेपी को, कौन सा सनातन, आज भी हमारे कोई बड़े संवैधानिक पद के व्यक्ति ने कहा है सनातन की परंपरा के खिलाफ। क्या भाई सनातन कि सीवर में उतर के मरने वाले की जाति वही रह रही है? क्या सनातन अनसेटल नहीं होता? क्या सनातन को कष्ट नहीं होता? अगर नहीं होता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास जाइए, व्हाई ही हैड टू मूव टू बुद्धिज्म। ये सारी चीजें हैं, विसंगतियां, इनको एड्रेस करना होगा। सर लेकिन आरएसएस को बीजेपी से जोड़ देना भी विपक्षियों की, ऑपोजिशन की कन्वीनियंस है क्या? संघ ने, गोलवलकर ने कहा, के सुदर्शन ने कहा, मैंने सारी बातें आपकी मान ली, बंच ऑफ थॉट्स आपने यहां उद्धृत किया, लेकिन मोहन भागवत ने यह भी कह दिया कि आरक्षण 2000 साल तक, 200 साल तक भी अगर लागू करना पड़े तो वही समीक्षा करें जिनको आरक्षण मिलता है। ये भी क्या आरएसएस ने कह दिया, और ये कह दिया के सुदर्शन ने कि राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं, तो बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है। गरिमा जी, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन खुद को कहता है ना, शायद दुनिया का अलहदा सांस्कृतिक संगठन है जो संस्कृति के अलावा सारे कार्य करता है। और इस डिबेट की शुरुआत से पहले संस्कृति पर मैं आपके इनिशियल इंटरवेंशन को सुन रहा था। संस्कृति के बारे में समझ बढ़ानी होगी लोगों को। संस्कृति सिर्फ धर्म नहीं है, क्षेत्र का खान पान, विशेषता, उसका इतिहास, उसकी लोकल ट्रेडिशंस, जिसको कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन और लोकल ट्रेडिशन, सब मिलकर संस्कृति का निर्माण करती हैं। हिंदुस्तान की जो संस्कृति होगी ना, वो मेल जोल की होगी, और वही संस्कृति आज तक हिंदुस्तान को जिंदा रखी हुई है। ताकि हम डोनाल्ड ट्रंप को भी कहते हैं कि माइंड योर बिजनेस, आप व्यापार का डर दिखा करके हमें चुप नहीं करा सकते। वो ताकत हमारी संस्कृति से आती है। तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र की, वो उनके नजर में कोई पिछड़ा नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई विशेषाधिकार का अधिकारी नहीं है? आप जो कह रहे हैं कि वही लाइन पकड़ती हुई अब बीजेपी खुले तौर पर नजर आ रही है। भाई अगर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान कह दिया, जितेंद्र सिंह ने भी कह दिया, बीजेपी उस ट्रैक पर बिहार चुनाव से ठीक पहले अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी चलकर,
उसी ट्रैक पर। मैं गरिमा जी बार बार कह रहा हूं, ये कुल्हाड़ी नहीं, ये तो सोच रहे थे कि न्यूटन की तरह सेब नीचे गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, लेकिन वो सेब नीचे नहीं गिरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज आप सुन रही हैं, राकेश जी मेरे साथ सदन में थे, उस दौर में इन लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करवाया था वाटर टेस्ट करने के लिए कि प्रियम्बल से सेक्युलरिज्म हटाओ, प्रियम्बल से सोशलिज्म हटाओ। तो सर असंवैधानिक है, आपको मैं रोक रही हूं और बड़े एहतराम के साथ समय, क्योंकि बहुत मुझे सबको देना है, लेकिन प्रियम्बल में जब जोड़े गए ये शब्द, सेक्युलर जोड़ दिया, सोशलिस्ट जोड़ दिया, संसद उस वक्त भंग थी, न्यायपालिका के पास ताकत नहीं थी, देश के पास मौलिक अधिकार नहीं थे, ये भी असंवैधानिक था क्या जो कांग्रेस ने किया? देखिए, मैं सिर्फ कांग्रेस की तमाम चीजों को मैं असंवैधानिक मानूंगा। इमरजेंसी वॉज द डार्केस्ट चैप्टर, although we are living in the similar kind of condition without affirmation and without the invocation of article, लेकिन सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर के अगर ये इतना ही गलत होता ना, तो जनता पार्टी की सरकार जिसने 44th अमेंडमेंट लाया इसको खारिज कर देती, बदल देते। और उसके बाद से तमाम लोगों ने उसी संविधान पर शपथ ली है पद की, चाहे किसी भी पद पे कोई हो, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये गुजारिश थोड़ी सी आपसे करूं, राकेश जी मेरे साथ हैं, बस थोड़ा बहुत वक्त मुझे और दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ पार्लियामेंट में साथ ही रह चुके हैं। हाँ बताइए ना। मेरे दोस्त भी हैं गरिमा जी। एक्चुअली मतलब मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहता था, कई लोगों को पता होगा। आई हैव टू मूव टू अ हॉस्पिटल। अच्छा सर, दैट्स व्हाट यू अर्लियर सेड टू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने समय निकाला और एक क्लैरिटी दरअसल सामने रखी समाजवाद की भी और धर्मनिरपेक्षता की भी। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, ये संघ को डिफेंड आप हमेशा करते आए हैं कि हिंदू यानी भारतीय सभ्यता। भाई के सुदर्शन खुलकर कह रहे हैं आरक्षण की पूरी समीक्षा की जरूरत, माफ कीजिए संविधान की पूरी समीक्षा की जरूरत है। आरक्षण पिछड़ा और अल्पसंख्यक कोई इस देश में है ही नहीं, विशेषाधिकार की किसी को जरूरत नहीं है, ये तो खुलकर रिकॉर्ड पर कहा के सुदर्शन ने। देखिए, दुनिया में 3 ऐसे लोग हुए हैं आधुनिक दुनिया में जिनको श्रेय जाता है कि पिछड़ों, दलित और वंचितों की आवाज उठाई है, और उन तीनों में समानता यह है कि तीनों ही उस वर्ग से आए, पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, और तीनों ने अहिंसा का रास्ता चुना। कौन है तीनों? नेल्सन मंडेला अफ्रीका में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में, और बाबा साहब अम्बेडकर भारत में। मैं उस पर आने से पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को उद्धृत करूंगा। 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में 2 लाख लोगों का मार्च निकला जो ब्लैक्स थे। तो उनको जब कहा गया अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा कि हमने संविधान में सारे अधिकार दिए हैं, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वो भाषण आई हैव ए ड्रीम करके बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि आपने मुझे चेक तो दिया है लेकिन बैंक में बाउंस कर जाता है, यानी संविधान एक चेक है, जब उसको हम अप्लाई करने जाते हैं सार्वजनिक जीवन में तो बाउंस कर जाता है, समानता का अधिकार नहीं है। तो उन्हीं तीनों में से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, और संविधान बनाते समय प्रेम्बल पर लगातार विमर्श हुआ। विमर्श में एच.वी. कामत थे और के.टी. शाह थे। के.टी. शाह ने कहा कि सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ें, और के.टी. शाह ने तर्क दिया। तो अम्बेडकर जी ने जो उत्तर दिया, वह उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि प्रेम्बल में सर्वमत से 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये 3 शब्दावली ऐसी हैं करीमा जी, जिसको दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कालखंड में, इस सदी से पहले और इस सदी के 10 सदियों के बाद, ये 7 समुद्र पार चले जाइए, भारत में रहिए, तीनों शब्दों का महत्व है। जिस राज्य में जो राजा यानी जो संविधान को इलाबोरेट कर रहे हैं प्रोफेसर राकेश जी, एक सेकंड और थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिए। आपने संविधान को इलाबोरेट कर दिया, लेकिन मैं इसको एक लाइन ये सेंटेंस पूरा कर दूं। हाँ प्लीज कहिए ना। नहीं, ये तो आपके कहने तो संघ नहीं चलेगा, संघ नहीं मानता है। का बयान मैं वो कोट करती हूँ कि संविधान की पूरी समीक्षा होनी चाहिए। देश के लोग संघ को खारिज नहीं कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यदि खारिज करती है तो वो देश के लोग नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। सर, क्या सुदर्शन का बयान है, मेरा बयान नहीं है ये। सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, जो दत्तात्रेय जी के केस के बयान पर जो बहस है, इन तीनों शब्दों में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के अंतर्गत शासन होना चाहिए। अब समाजवाद शब्द एक खास विचारधारा है। कोई आपसे पूछे कि आप समाजवादी हैं, देश के 100% लोगों से पूछिए समाजवादी हैं। यानी यदि समाजवाद प्रेम्बुल में रहा तो हम सबको घोषणा करना पड़ेगा हम समाजवादी हैं। यदि हम कहेंगे समाजवादी नहीं है तो मैं संविधान विरोधी हूं, मैं राष्ट्रद्रोही हो जाऊंगा। इसलिए समाजवाद शब्द का संविधान में होना आवश्यक नहीं। सर, मैं एक आज मैं जनरली आपको सुनती हूँ सर, आज मुझे थोड़े से सवाल पूछने की इजाजत तो दीजिए। आप संविधान को इलाबोरेट कर रहे हैं, संविधान क्या कहता है, संविधान में सोशलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, मैं ये कह रही हूँ। संघ प्रमुख के सुदर्शन तो मानते ही नहीं संविधान को, ना संविधान को मानते, ना आरक्षण को मानते और ना धर्मनिरपेक्षता को मानते। 10 सेकंड में मैं पूरा कर देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केटी शाह को बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देश का तत्वों में इतने प्रावधान हैं, इतने अवसर हैं जो देश में समानता की बात करते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मच सोशलिज्म यू वांट मोर, अब वो कितना सोशलिज्म चाहिए। एक सेकुलरिज्म की बात मैं इसको क्लियर कर दूं, सेकुलरिज्म की बात कर दूं। यदि भारत का हिंदू समाज सेकुलर नहीं होता और विविधता में विश्वास नहीं करता, हिंदू समाज मेजोरिटी है, लेकिन आप जाइए मेघालय के ईस्ट खासी में सिंह खासी और चले जाइए असम के हिंदू, उसी जगह में देखिए दोनों में अंतर है। मेजोरिटी है लेकिन विविधता पूर्ण है। इसलिए विविधता को अपनाने वाला समाज हिंदू समाज है और इस विविधता की ऊपर पंथ निरपेक्षता है। नहीं तो फिर खुलकर क्या आज प्रोफेसर राकेश क्या खुलकर ये बात कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता अगर संविधान के प्रियम्बल से हटा दी जाए तो हम हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे? धर्मनिरपेक्षता अगर नहीं, यानी कि किसी एक धर्म के प्रति राज्य का अनुराग नहीं, गरिमा जी, हम हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेंगे क्या? गरिमा जी आपके मस्तिष्क में जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है वो मेरे मस्तिष्क में नहीं है। वो परम पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी या माननीय दत्तात्रेय जी के मन में नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र थियोक्रेटिक नहीं है, हिंदू राज्य नहीं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसलिए संविधान की समीक्षा की भी तो बात होती है। गोलवलकर आप ही के संघ प्रमुख ये कहते हैं, देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। के सुदर्शन ने कहा भारत का संविधान भारत की संस्कृति के लिए विदेशी है। और ये भी पूछा गया उनसे कि 50 साल बाद क्या आप इसे दम ठोक कर कहेंगे कि संविधान हमारी संस्कृति की मूल भावना के साथ मैच नहीं करता? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली विदेशी संविधान है हमारा, आरक्षण की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं। यानी कि संघ ना संविधान को मानता ना आरक्षण को मानता। जानता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1960s में 70s में जब गुजरात में आंदोलन चल रहा था आरक्षण को लेकर, माधव सिंह सोलंकी का शासन व्यवस्था थी और बाद में मोहन भागवत जी ने साफ तौर पे कहा कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, जब तक मुख्य धारा में नहीं आते, चाहे 200 साल लग जाए कि 1000 साल लग जाए, आरक्षण में तनिक भी तब्दीली, वो प्रोग्रेसिव तब्दीली होगा, रिट्रोगेटिव तब्दीली नहीं। तो के सुदर्शन को क्या संघ ने, मोहन भागवत या आप ही सही, मेरे लिए तो आप ही बड़े लर्नेड आदमी हैं, खारिज कर दीजिए के सुदर्शन जो कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, गलत कह रहे थे। ये अवधारणा संघ की कभी नहीं थी। देखिए क्या है कि किसी खास संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उस प्रश्न को उठाइए। यदि आज आपसे मैं पूछूंगा कि आप समाजवादी हैं, अब वो संदर्भ अलग होगा। कोई और ऐसे आप बात कहेंगे मैं समाजवादी हूँ, समाज की एकता चाहता हूँ, जो मनोज जी समाजवाद की परिभाषा दे गए सामाजिक न्याय से, वो सामाजिक न्याय से जोड़ते हैं, मैं समाजवाद को एक खास विचारधारा। देखिए संदर्भों के अनुसार बात कही जाती है और हमें राष्ट्रीय विमर्श में कभी भी तोड़ मरोड़ के संदर्भों को नहीं रखना चाहिए। मैं 2 बातें साफ तौर पर रखना चाहता हूँ यहाँ पर, जो दत्तात्रेय जी का वक्तव्य आया। देखिए एक जीवंत समाज विमर्श करता है, विमर्श मुक्त समाज नहीं होना चाहिए। भारत आज हम डिबेट तो करते हैं, विमर्श नहीं करते हैं। डिबेट क्या करते हैं, एक दूसरे को जो हेयर स्प्लिटिंग करते हैं, एक दूसरे की छिछा। लेकिन अगर जगदीप धनखड़ कह दें कि दोनों शब्द नासूर हैं इस देश के लिए, तो धर्मनिरपेक्षता नासूर कैसे है? अगर हम सारे धर्मों की रक्षा समान रूप से करते हैं, हम पंथ निरपेक्ष देश है। केशवानंद भारती केस में 1973 में इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में जिस वक्त नहीं जोड़ा था,
तब भी सुप्रीम कोर्ट ने देश की कह दिया था पंथ निरपेक्ष है हम। नासूर बता रहे हैं जगदीप धनखड़ की ये पंथ निरपेक्षता तो नासूर है। ये सुन लीजिए गरिमा जी, आप बहुत पढ़ती लिखते हैं, इसलिए मैं ये सवाल उठाता हूँ, दूसरी जगह मैं नहीं उठाता। धर्मनिरपेक्षता शब्द कब आया? भारत तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच ब्लडी वॉर हुआ अमेरिका में, खूनी संघर्ष हुआ, पादरियों को मारा, हत्या की गई, तब ये कैथोलिक ये धर्मनिरपेक्षता है। भारत में अशोक के समय में कौन सा संविधान था? चोल वंश राजा राजेंद्र के समय में कौन सा ये संविधान था? मुगल के बाद भी हम धर्मनिरपेक्ष रहे, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी हम धर्मनिरपेक्ष रहे। तो यानी संविधान की जरूरत नहीं है ना? अगर अगर द ग्रेट अशोका के वक्त पर, एब्सोल्युटली राकेश जी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अगर अशोका के समय पर द ग्रेट एम्परर, उस समय संविधान नहीं था, उसके बाद में संविधान नहीं था, तो अभी भी संविधान की जरूरत फिर नहीं है। That was very good, वो बड़ा गैर जरूरी हो गया कि संविधान इम्पोज कर दिया। दोनों को मिलाइए मत। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 सबको हटा दीजिए संविधान से। इस देश की हिंदू जनता कभी भी डाइवर्सिटी से बाहर नहीं जाएगी। अत्याचार, अन्याय, प्रतिकार के बावजूद भी हम समानता की बात रखते हैं। पंजाब में खून की नदी तो मंशा सर यही है ना फिर कि प्रियम्बल के बाद भाई पहले प्रियम्बल का टेस्ट बलून छोड़ दिया। सर मंशा यही है ना फिर कि प्रियम्बल से हटाएं, फिर 25, 26, 27, 28 भी हटा दें क्योंकि जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आपको संघ के बारे में बहुत उत्सुकता है, लेकिन उत्सुकता में थोड़ा संयम चाहिए, क्योंकि आप उत्सुकता प्रकट करेंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपकी उत्सुकता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि संघ के बारे में बहुत जानने की इच्छा और बहुत पढ़कर आती हैं, इतना होमवर्क करके आती हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, 47 में डायरेक्ट एक्शन हुआ, लेकिन भारत में किसी ने एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं की। एक दो अपवाद है, मास्टर तारा सिंह जी और हिंदू महासभा ने भी नहीं की। सोचिए, जिस देश के हिंदू समाज ने खून खराबे के बाद, विस्थापन के बाद भी ये स्थिति रही, उस हिंदू समाज को आप कहां ले जाना चाहते हैं? तो सर वो हिंदू समाज एग्जिस्ट करेगा ना? मैं बस प्रोफेसर राकेश इसको समाप्त कीजिए ना। हम हिंदू राष्ट्र थे, हम हिंदू राष्ट्र, सुन लीजिए, हम हिंदू राष्ट्र थे, हैं और रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बाय वर्च्यू ऑफ डाइवर्सिटी, हिंदू राष्ट्र अपनी विविधता के कारण, अपने संस्कार के कारण और अपने प्रवाहमान जिंदगी के कारण। मैं समझ गई सर, आप ये कह रहे हैं कि संविधान में 25, 26, 27, 28 है, प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द है, इसलिए भारत सेक्युलर नहीं है। अगर 25, 26, 27, 28 हटा भी दो, प्रियम्बल से भी हटा दो, तब भी भारत सेक्युलर रहेगा। अब इस बात की गारंटी कौन देगा? लेकिन फराज की एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सर मुझे अभी आगे बढ़ जाने दीजिए, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। एक उदाहरण सुन लीजिए, 10 सेकंड। 1931 में जब जनगणना हुई तो पारसियों की संख्या 1,09,000 थी और ज्यूज की संख्या 25,000 थी। यदि हिंदू समाज चाहता, जैसे बाकी जगह धर्मांतरण होता है, उनको मिनटों में हो जाता है। वो क्यों भारत आए? भारत इसलिए नहीं है कि हाँ उनको इस्लाम प्रोटेक्ट करेगा, इस्लाम से ही प्रताड़ित होकर भारत आए ना। तो क्या AK वाजपेयी, ठीक है सर, मैं समझ गई, AK वाजपेयी, तो फिर तो संविधान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसमें किसी को कोई संदेह थोड़ी, 80% हिंदू है, तो संविधान की जरूरत कहां रह गई? यही क्या RSS दत्तात्रेय होसबोले क्या यही क्लेम कर रहे हैं क्या AK वाजपेयी? गरिमा जी, राकेश जी ने अभी 25 मिनट हो गए आपको कन्विंस करते हुए, और सारी बातें हमने भी सुने हैं, हम तो कन्विंस हुए नहीं। अच्छा, आपका मुझे पता नहीं, मतलब आप प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं उससे कन्विंस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हमने कभी संघ पढ़ा, ना हमें पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, ना हमें पढ़ने की आगे भी जरूरत है। हमने संविधान देखा है, संविधान जिया है, संविधान आगे भी जिएंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, माफ करना, ये अनरिटन वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। और संविधान सभा में जब सारी चीजें एक एक चीज डिबेट हुई थी और उसके बाद संविधान बना है। तो सेक्युलर और सोशलिज्म रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? ये कौन कह रहा है कि हट जाना चाहिए? होसबोले कह रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। अभी जहां से होसबोले साहब ने शुरुआत किया, उन्होंने कहा कि विचार विमर्श होना चाहिए। और धनखड़ साहब ने कहा कि नासूर हो गया है। लोगों को विचार है, आने दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, नहीं विचार ये कोई इतने बड़े बड़े लोग यूं ही थोड़े ही सोकर उठ रहे हैं और कुछ भी कह दे रहे हैं।
सारे पॉलिटिशियन ऐसे नहीं बदल सकता है। संविधान की जो आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी ने की 76 में की, जब सारे विपक्षी लीडर जेल में थे, हमारे नेता भी जेल में थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात सिर्फ समझा दें कि इन दो वर्डों को हटाने से क्या फायदा हो जाएगा। अरे भाई प्रोफेसर राकेश तो ये भी कह रहे हैं 25, 26, 27, 28 भी हटा दो। नहीं, ये कह रहे हैं, ये इनकी धारणा ये नहीं है कि हटा दो, ये कह रहे हैं कि अगर ये ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर है तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपको फर्क पड़ता है कि वाजपेयी सरकार का सहयोगी होने के नाते कि नहीं पड़ता? हट जाने चाहिए क्या ये दोनों शब्द? नाते क्या मतलब? हमने अपनी विचारधारा थोड़ी गिरवी रख दी है। हम समाजवादी के पैदाइश हैं तो हटने चाहिए। जगदीप धनखड़ जो कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं आप या विरोध में खड़े? अरे भाई, ये हम हमेशा विरोध में खड़े रहेंगे इसके खिलाफ। अच्छा, मैंने कहा नहीं कि हम पैदाइश हैं इसकी। हम समाजवाद जीते हैं, हमारे पुरखों ने जिया है, आगे भी हम जिएंगे। और समाजवाद की परिभाषा को भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनोज झा जी जो कह गए वो आधी अधूरी भी कह गए, वो भी हम उससे आगे जाते हैं कि अंतिम आदमी जो आखिरी आदमी है, जब तक वो बराबर नहीं आएगा और बराबर हर चीज में नहीं आएगा, तब तक ये चीजों को कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता। तो ये बीजेपी और आरएसएस को बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? यानी कहीं पर बड़ा गहरा डीप पेनिट्रेटेड है ये थॉट कि ना समाजवाद की जरूरत है, सबको बराबरी का मौका देने की जरूरत नहीं है, ना सेक्युलरिज्म की। इनकी विचारधारा जो है वो इनकी विचारधारा है, वो इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं हो सकती। नहीं, ये विचारधारा हिंदू राष्ट्र तक जाती है क्या ए.के. वाजपेयी? अब मुझे नहीं मालूम, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं। मैं तो अभी फिर कहा, अभी इन्होंने 25 मिनट कन्विंस करने की कोशिश की, या इन्होंने विचारधारा अपनी बताई, इनका बड़ा सम्मान है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती ये चीजें। अच्छा, बड़ा क्लियर है। और एक बात समझ लीजिए, आज मतलब संघ जो कहता है भाई संस्कृति से हिंदू है, परिभाषा से हिंदू राष्ट्र है भारत, और संस्कृति से भी हिंदू राष्ट्र है, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की कहीं डीप थॉट है क्या? हमें संविधान जानकारी है, हमें संविधान का कोई आर्टिकल हमसे पूछ लो, संविधान में राइट प्रोटेक्टेड है, माइनॉरिटी के भी प्रोटेक्टेड है, मेजोरिटी के भी प्रोटेक्टेड है। अच्छा, संविधान की वजह से रिजर्वेशन है, ये चीजें हमको मालूम है और हम उसको जमीन पे लागू करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और आता है जो इनके पक्ष में जाता है, क्योंकि हमारी अलायंस पार्टनर है, तो जो अच्छी चीजें हैं उनको भी हम उजागर करेंगे। एक बात बताइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये समाजवाद की परिभाषा नहीं है क्या? नहीं, वो तो कह दिया के सुदर्शन ने। ना, एक सेकंड है कि वाजपेयी आप डिफेंड दरअसल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो के सुदर्शन ने 2001 में कह दिया कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं। तो ये तो राजनीतिक समझौता हुआ। वंस दे विल बी इन मेजॉरिटी दे विल इम्पोज दैट। हम दूसरा आर्गुमेंट देते हैं, 6 साल वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, 11 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार थी। एक सेकंड, हम उसमें भी हिस्सा थे, इसमें भी हिस्सा है। क्या बदल दिया इन्होंने संविधान को? मंदिर बना तो कोर्ट के फैसले से बना है। प्लीज, जब तक हम लोग बैठे हैं, लेटरल एंट्री पर तो बगावत करनी पड़ गई ना। असंवैधानिक था ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा चिराग पासवान ने। किस चीज को? लेटरल एंट्री पर, सोशल जस्टिस के खिलाफ जाते देखे ना। अरे भाई, जो चीज गलत होगी उसको खुल के कहेंगे। गलत तो गलत हो रहा था ना ए.के. वाजपेयी भाई। 240 ना होते तो आपकी कौन सुनने वाला था? खैर, लेकिन निशान मगर में ना जाइए, अगर ये होता वो नहीं, वो सच्चाई है, अब स्वीकार करना चाहिए उसको। निशांत, ये दरअसल आरएसएस को जातिवादी कहने का, बीजेपी को जातिवादी कहने का एक मौका मिल जाता है। संविधान की प्रति लेकर घूम लेते हैं। कौन बदल देगा संविधान भाई? देखिए, होश बोले साहब ने जब ये बात कही तो मुझे लगता है कि वो होश में नहीं थे। जैसे कि अभी संघ प्रचारक ने कहा कि 25, 26, 27, 28 आर्टिकल हट जाना चाहिए, इन्होंने कहा सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द हट जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी है। इसके अंदर इन्होंने लिखा था कि द पार्टी शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ established to the principles of socialism and secularism and democracy। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्मा। देखिए, आज हमें समझना चाहिए कि जब वाजपेयी जी ने कहा था क्लियरली कि इंडिया सेक्युलर है और रहेगा, इसमें कोई हटा नहीं सकता, तो आज की भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इसको समझ क्यों नहीं पा रही? जिस पार्टी ने 52 साल तिरंगा नहीं फैलाया अपने दफ्तरों में, वो भगवा लहराना चाहती है आज भी देश में।
जब न्यू अमेंडमेंट आई थी 1978 में, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उन्होंने तब क्यों इसको बदला नहीं? जिस पार्टी ने संविधान को जलाया हो, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए हो, नेहरू साहब के पुतले जलाए हो, उस पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज देश पूछ नहीं, रहा है बड़े कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने की ये जो कंपटीशन शुरू हो गया निशांत, भारत रत्न अपने रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को दे देंगे, इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल जाएगा, भीमराव अंबेडकर को मिलेगा वीपी सिंह की सरकार में 90 में। भाई अगर अब तो ये पॉलिटिकल मजबूरी हो गई क्या? देखिए, आज मुद्दा यह है कि जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसको सब चीजें मिलनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल नहीं रही है। और क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? क्या वो नहीं चाहती कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको सम्मान मिले, उसको काम मिले? आज देश का मुद्दा यह है कि जो किसान वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो क्राइम रेट है वो हमारे देश में किस तरीके से, वो हटना चाहिए। लेकिन मोदी जी और भाजपा क्या चाहती है कि ऐसे शब्द हटें जिससे दलितों और पिछड़े वर्ग को सम्मान ना मिल सके। आज लिटमस टेस्ट हो गया 2024 में, और क्या चाहते हैं निशांत आप? हो गया ना लिटमस टेस्ट? अच्छा एक सेकंड, फराज किदवई, एक आखिरी जो नैरेटिव आपका है उस नैरेटिव पर चुनाव लड़ लिया आपने और 240 पर समेट दिया बीजेपी को, तो बीजेपी सेल्फ गोल करती हुई फिर देखेगी 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट वाली पार्टी आपको ईज प्रोवाइड करती दिखेगी, बीजेपी कुशन देती हुई। इतनी नासमझ तो नहीं है? गरिमा जी ये कोई सेल्फ गोल नहीं है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि वो किसी न किसी तरह से संविधान को बदले। देखिए, अभी आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, केशवानंद भारती की केस की बात की और जगदीप धनखड़ साहब जी की बात की। ड्यूरिंग 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर भी सवाल उठा दिए थे। हाँ। तो खाली प्रियम्बल पर नहीं गरिमा जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठते आए हैं गोलवरकर साहब से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का। बात हम समाजवाद की करते हैं, सब यहां विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस सबने पढ़ा होगा गरिमा जी। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था समाजवाद को लेकर के, कि समाजवाद कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल था संविधान निर्माताओं के लिए, और कोर्ट ने उसमें यह कहा था कि इसी कारण संविधान निर्माताओं ने संविधान में पार्ट 4 को शामिल किया था। तो समय समय पर रहते हुए, चाहे वो मिनर्वा मिल्स का केस हो या अभी आपने केशवानंद भारती का केस बताया या और केसेस की बात झा साहब ने की, तो समय समय पर इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव टिप्पणियां की हैं और ये इंश्योर किया है कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म होना चाहिए। नहीं फराज साहब, अगर आरएसएस ये कहता है, आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है और आरएसएस कहता है हमारी अवधारणा हिंदू राष्ट्र पर टिकी है क्योंकि हम, कोई भी राष्ट्र संस्कृति से बनता है, राजनीति से नहीं बनता, इसमें गलत क्या कहता है आरएसएस? देखिए गरिमा जी, उनको हिंदुओं को इकट्ठा करना है संस्कृति के हिसाब से, लेट देम डू। राकेश सिन्हा जी ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और मैं इस बात को ये मानता हूं कि इस देश का हिंदू बहुत सहिष्णु है। तो धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान भी बना है। आज पाकिस्तान का क्या हाल है? धर्म के आधार पर तो ऑलमोस्ट बांग्लादेश भी है। तो क्या हम इस देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं? गरिमा जी, बात खाली संविधान की नहीं है। बात संविधान से दूर रिजर्वेशन और इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर तक जाती है। भाई उस पर लिटमस टेस्ट लेकिन हो गया ना फराज साहब, 2024 निपटा दिया। सुनिए तो गरिमा जी, सुनिए तो, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर सबसे छूट गई। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा यूनिटरी स्टेट की वकालत की है एज अगेंस्ट व्हाट वाज ऑप्टेड फॉर अ फेडरल स्टेट। मतलब कि उन्होंने, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कहा था कि बिहार माता, बंगाल माता, बंग माता, पंजाब माता, ये क्या है? खाली भारत माता एक चीज है और बाकी सब जो है ये रिडिकुलस। सर लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था 1965 में, हम 2025 में आप ये बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ने कह दिया था, लेकिन नहीं हुआ ना विरोध जी। ये कब तक चलता रहेगा? आरएसएस 1925 में बना, 100 साल हो जाएंगे अगस्त के महीने में। भाई कहां हो गया भारत? संघात्मक ही है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है, आरक्षण भी है, संविधान भी है, सब कुछ है। सर पटाक्षेप कीजिए ना, इस पॉलिटिक्स का है क्या दरअसल ये? पहले तो मैं अपने मित्र राकेश जी की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा आगे पूछा जाए कौन समाजवादी है, तो मैं तो कहूंगा मैं समाजवादी हूं।
और राकेश जी जानते हैं इस बात को। और समाजवाद जो है वो खाली वो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का, भारत का समाजवाद उससे अलग है। जो वेस्टर्न समाजवाद है सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक वाला, वो तो संपूर्ण हिंसात्मक क्रांति की बात करता है। और भारत के समाजवादी लोहिया आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण भारतीय संविधान के तहत पिछड़ों, दलितों, वंचितों को अधिकार दिलाने की बात करते थे। इस दृष्टि में इस देश का हर राजनीतिक, हर नागरिक समाजवादी है, क्योंकि सब इसके पक्ष में है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों को अधिकार मिले और समतामूलक समाज बने। ठीक है सर। तो इसलिए समाजवादी उस संदर्भ, जैसे धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी कॉन्सेप्ट है आपने बताया, वैसे ही धर्म समाजवाद भी जो है भारतीय समाजवाद उससे अलग है। और इसको हमारे समाजवादी जो आंदोलन है पूरा इसको साबित कर चुका है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये बहस किसने उठाई, ये दत्तात्रेय जी ने उठाई, होसबोले जी ने। होसबोले जी भाजपा के तो नहीं है, वो तो संघ के नंबर 2 के वो है, कार्यवाहक है। और जैसे ही होसबोले जी बोले, शिवराज सिंह चौहान बोल पड़े, जगदीप धनखड़ बोल पड़े, सुधांशु त्रिवेदी जी बोल पड़े, पूरी बीजेपी, पूरी सरकार के तमाम जिम्मेदार लोग जो है इसके पक्ष में खड़े हो गए। इससे एक बात साफ हो गई कि जो दिशा मिलती है भारतीय जनता पार्टी और सरकार को संघ से मिलती है। चाहे कितना भी कहा जाए सांस्कृतिक संगठन है और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इससे साबित होता है कि वैचारिक दिशा और कार्यनीति की दिशा संघ से ही मिलती है सरकार को, भाजपा को। तो ये तो स्पष्ट हो गया। ये मामला 1900 ये जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और 2024 में इसका फैसला भी आया था जस्टिस संजीव खन्ना और बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको क्लियर कीजिए ना, लेकिन क्योंकि आरएसएस को तो चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ना है बीजेपी को, और चुनाव के लिए मुफीद ग्राउंड है नहीं। अभी मनोज झा जो कहेगा ये वाटर टेस्टिंग होती है। अक्सर इस तरह के बयान बीच बीच में आते हैं और फिर उनसे तुरंत पीछे भी हटा जाता है। अच्छा। इस कला में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत पारंगत है कि कैसे अपने ही स्टैंड को वो बदल दे। मोहन भागवत जी ने कहा समीक्षा होनी चाहिए 2015 में, बाद में कहा कि 2000 साल तक जो है अगर उनको अधिकार नहीं मिले 200 साल तक मिलना चाहिए। तो एकदम से जाति जनगणना पर क्या स्टैंड था, आज जाति जनगणना की तारीफ। तो इसमें ये एक समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वैचारिक बदलाव या अपनी पोजीशन को बदलते रहे। असल इंटेंशन यही है सर, इसको प्लीज सम अप कर दीजिए। जो मूल उद्देश्य है उससे वो विचलित नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक है। किसी भी दल को, किसी भी संगठन को होना भी नहीं चाहिए। मैं अब आप हम उनसे सहमत हो या असहमत हो वो अलग बात है, लेकिन अपने मूल विचारधारा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन बाकी दल जो है वो चाहे हमारे मित्र वाजपेयी जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ये कई बार अपने मूल विचार से विचलन करके, इसीलिए आज इनकी दशा दुर्दशा है। अच्छा ठीक है सर, आज समय मैं आपको कम दे पाई, मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं सुनना चाहती थी आपको, लेकिन समय आपको मैं कम दे पाई, आज के लिए माफी, क्षमा चाहती हूं आपसे। तो कुल मिलाकर जैसे विनोद जी ने कहा कि संघ दरअसल अपनी विचारधारा पर पिछले 100 साल से अडिग है और भारतीय जनता पार्टी मुफीद स्थिति कई बार देखने की कोशिश करती है। ट्रायल बैलून, सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, को पावर्ड बाय घड़े डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम, रियल स्टेट पार्टनर प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स, एसोसिएट स्पॉन्सर, क्रेडिट ऑन यूपीआई चलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या 60 साल की उम्र के बाद इंसान काम लायक नहीं रहता? क्या रिटायरमेंट के बाद दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है? रिटायर्ड कर्मचारियों को राष्ट्र निर्माण के मिशन में क्यों नहीं जोड़ा जाता? रिटायरमेंट एक दिमागी दशा या सिर्फ नौकरी की व्यवस्था का हिस्सा? क्या भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का समय आ गया है?